हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बीए बीएससी के छात्रों के सब्जेक्ट ग्रामीण समाज शास्त्र एवं शैक्षिक मनोविज्ञान रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी विषय से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों, उसकी विविध संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। यह राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र की तरह एक सामाजिक विषय है। अगला प्रश्न आता है ग्रामीण समाज शास्त्र। ग्रामीण समाज शास्त्र एक विशेष प्रकार का समाज शास्त्र है जो ग्रामीण समाज की संरचना, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न आता है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हों और जो आपस में एकता की भावना रखें। ऐसे समूह को सामाजिक समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण। समाज के संपूर्ण सदस्यों को उच्च या निम्न स्थिति में बांट दिया जाता है। जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उच्च एवं निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाता है, और जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति। संस्कृति एक ऐसा विस्तृत और संयुक्त समुदाय है जो मानव जाति के सभी विभिन्न पहलुओं को शामिल करता हुआ उनके मूल्यों, नियमों, अभिव्यक्ति की कला, धार्मिक और शैक्षिक अनुष्ठानों के साथ जुड़ा होता है। अगला है प्रश्न सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो एक समाज या समुदाय में आदर्शों, संस्कृति, रीति रिवाज, नैतिकता और सही मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मूल्य सामाजिक समझ, धर्म, राष्ट्रीयता, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों, स्वतंत्रता, इंसानियत और आदर्शों के मूल तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं उन संगठनों को कहा जाता है जो सामाजिक उपयोग के लिए बनाई जाती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य सामाजिक विकास और सुधार होता है। ये संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, जैसे सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, महिला उत्थान, युवा उत्थान, कृषि विकास आदि के लिए। अगला प्रश्न आता है कि ग्रामीण समाज की प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं। तो इसमें कई संस्थाएं हैं। ग्रामीण समाज शास्त्र में 5 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा शैक्षिक, तीसरा आर्थिक, चौथा पारिवारिक और धार्मिक। अब आता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो समाज के व्यक्ति, संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों को एक संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण वातावरण में संचालित करने के लिए उनके व्यवहारों को नियंत्रित करती है। यह एक सामाजिक अधिकार होता है जिसका उपयोग विभिन्न ढंगों से किया जाता है, जैसे कानून, धर्म, संस्कार आदि।
अब आता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन समाज की एक प्रक्रिया होती है जो समाज के संरचनात्मक तथा सामाजिक विभाजनों को बदलती है। यह एक समय के अंतराल में या धीरे धीरे हो सकता है या एक घटना के पश्चात एकदम हो सकता है। इसमें समाज के संरचना, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में बदलाव होते हैं। अगला है प्रश्न नेतृत्व। नेतृत्व एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव होता है जिससे एक व्यक्ति या समूह की गतिविधियों का या आचरण को निर्देशित किया जाता है। एक अच्छे नेता विभिन्न गुणों जैसे सामर्थ्य, संवेदनशीलता, संयम, विस्तारकारिता, नैतिकता, उत्साह, ज्ञान और संवेदनशीलता से भरपूर होता है। नेतृत्व भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जनतंत्री नेता, संस्थात्मक नेता, निरंकुश नेता, निर्बाधवादी नेता, व्यक्तिगत नेता और अव्यक्तिगत नेता इत्यादि। अब अगला प्रश्न आता है जनतंत्रीय नेता। इस प्रकार के नेता ने लोगों को सहयोग देने के लिए विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का वितरण किया जाता है। इन नेताओं के पास समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए लोगों के विचारों को समझने की क्षमता होता है। दूसरा है संस्थात्मक नेता। इस प्रकार के नेता की नेतृत्व विधि अपने निर्धारित संस्थान में होती है। इन नेताओं का लक्ष्य संस्थाओं के नियमों और निर्देशों के अनुसार काम करना होता है। अगला आता है निरंकुश नेता। इस प्रकार के नेता को सभी अधिकार होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। इन नेताओं के अधीनस्थ लोगों को केवल अनुशासन की आवश्यकता होती है। और निर्बाधवादी नेता। इस प्रकार के नेता को लोगों के साथ न्यूनतम संबंध होता है। इन नेताओं का लक्ष्य अधिक निर्णय लेने से बचना होता है। आता है अगला प्रश्न व्यक्तिगत नेता। व्यक्तिगत नेता वह होता है जो अपने व्यक्तिगत गुणों, कौशल और अनुभवों के आधार पर नेतृत्व का काम करता है। इस प्रकार के नेता सामूहिक नेतृत्व नियोजन करते हुए भी व्यक्तिगत रूप से अपनी नेतृत्व क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के नेता समूह के सदस्यों के साथ संवाद करते हुए समस्याओं का समाधान निकालते हैं और उनकी ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि अव्यक्तिगत नेता। अव्यक्तिगत नेता वह होता है जो समूह के लिए नेतृत्व का काम करता है, लेकिन उन्हें समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत गुणों, कौशल या अनुभव से कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार के नेता समूह के विभिन्न सदस्यों के संरचनात्मक नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए संगठित कार्य करते हैं। इस प्रकार के नेता समूह में अधिकारों का वितरण नहीं करते हैं और समूह के सदस्यों के लिए निर्देश नहीं जारी करते हैं। इसलिए अब अगला प्रश्न आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का एक विस्तृत क्षेत्र है जो मानसिक अधिगम, मनोवैज्ञानिक संचार, संज्ञाना विज्ञान, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। मनोविज्ञान का अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, अनुभवों और अध्ययनों का उपयोग कर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उनके संबंधों के बारे में समझने में मदद करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान एक शाखा है जो मनोविज्ञान के अध्ययन को शिक्षा के संदर्भ में लागू करता है। यह शाखा शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न होने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास, सीखने, संचार, अध्यापन और परीक्षण को समझने के लिए उपयोगी होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा के समय और स्थान के साथ साथ शिक्षक
छात्र रिश्तों, शैक्षणिक संगठन, विद्यार्थी समूहों और शैक्षिक उत्पादों पर विचार किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है व्यवहार। व्यवहार मनुष्यों के बीच संवेदनशीलता का प्रदर्शन होता है जो उनके बोलने, लिखने, काम करने, संचार करने और अन्य सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से दिखाई देता है। व्यवहार मनुष्य के व्यक्तित्व और उनकी समस्याओं को समझने में मदद करता है और समाज के विभिन्न आयामों पर भी विचार करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक व्यवहार। यह व्यवहार हमारे ज्ञान या विचार के आधार पर होता है। इसमें हम संज्ञाओं, ज्ञान और विचारों का उपयोग करते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह व्यवहार हमारी सोच और विचारों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है भावनात्मक व्यवहार। यह व्यवहार हमारे भावों और भावनाओं के आधार पर होता है। इसमें हम अपने भावों और भावनाओं का उपयोग करते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह व्यवहार हमारी भावनाओं और भावों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न आता है साइकोमोटर व्यवहार। यह व्यवहार हमारे शारीरिक क्रियाओं और उत्तरों के आधार पर होता है। इसमें हम शारीरिक गतिविधियों, उत्तरों और क्रियाओं का उपयोग करते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह व्यवहार हमारे शारीरिक क्रियाओं और उत्तरों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समष्टि स्वभाव, भावनाएं, विचार, आचरण और भावुकताओं का संपूर्ण विवरण होता है। यह एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है और उसके आचरण और विचारों को व्यक्त करता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति की सोच, भावनाएं, व्यवहार, विचारों, मूल्यों, विशेषताओं और रचनात्मक क्षमताओं को जैसे अन्य कई पहलुओं को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक एक छात्र को एक निश्चित विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक अपनी अनुभव और दक्षता का उपयोग करके छात्रों को सीखने की दिशा में प्रेरित करता है, अपनी सभी सीमाओं के बाहर निकलकर नई ज्ञान और दक्षताएं प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रत्यय एक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के जगत को समझते हैं। इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति या अनुभव। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने का एक तरीका है। जैसे अपनी आँखों के माध्यम से आप कुछ देखते हो, अपने कानों के माध्यम से सुनते हो, इसी तरह हम अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानकारी हमारे पास आती है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें एक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्साहित करती है और हमारे अभिरुचियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रभावित करती है। मोटिवेशन एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जो हमें किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करती है ताकि हम उसे पूरा कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बस अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।